फिल्म की शुरुआत होती है एक फैमिली को दिखाने से, जिसमें मैसी नाम की एक लड़की अपने मॉम और डैड के साथ रहा करती थी। आज उसके डैड का बर्थडे था, जिनके लिए मैसी ने केक बनाया था। केक लेकर डैड के पास जाती है बर्थडे विश करने के लिए, जहां हमें पता चला कि उसके डैड पैरालाइज हैं, जिसकी वजह से ना तो वो चल सकते हैं और ना ही कुछ बोल सकते हैं। तो हर वक्त वो सिर्फ व्हीलचेयर पर ही रहते हैं। जिसके बाद ये दोनों माँ बेटी उनका बर्थडे मनाने लगते हैं और यहाँ उसकी मॉम अपने हस्बैंड को गिफ्ट भी देती है। वो अजीब सा ही गिफ्ट था, क्योंकि उसे खोलने पर कुछ हथियार और चाकू निकलते हैं, जो खुद मैसी की मॉम रोज ने बनाए थे। हैरत वाली बात कि उनकी हैंडल किसी हड्डी से बनी लग रही थी। वो चीज़ मैसी के डैड ने भी नोटिस कर ली थी। वो काफ़ी गौर से उन्हें देखने लगी, पर क्या करते, चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाते। अब मैसी की मॉम रोज़ अपने हस्बैंड को एक इंजेक्शन लगाती है, जिसके बाद उन्हें केक खिलाने लगी कि तभी इनके दरवाजे पर दस्तक होने लगी। ये हैरान रह गए कि इस वक्त कौन हो सकता है। तब मैसी और रोज़ दरवाजे की तरफ जाने लगी, लेकिन ये दस्तक तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जोर जोर से दरवाज़ा पीट रहा है, जिस वजह से ये काफ़ी घबरा जाते हैं। दस्तक बंद हुई तो अब फिर इन्हें मदद की आवाज़ें आने लगी। रोज़ सुराख से चेक करती है तो वहाँ एक लड़का खड़ा था, जो अभी भी हेल्प हेल्प की मदद के लिए आवाज़ें लगा रहा था। वो लड़का कह रहा था कि मेरा भाई बहुत जख्मी है, तो प्लीज़ हमारी मदद कर दीजिए। अब पहले तो रोज़ को अजीब लगा, इसलिए वो मदद करने से इनकार कर देती है, पर वो लड़का बार बार कह रहा था। मिन्नतों पर उतर आया, इसलिए रोज़ मान जाती है और उन दोनों को घर के अंदर ले आई। अब वो लड़का अपने जख्मी भाई को घर के अंदर ले आता है, जिसके पेट में एक रॉड घुसा हुआ था। दोनों ही काफ़ी घबराए हुए थे। वो लड़का बताता है कि हम काफ़ी दूर से सफ़र करते आ रहे थे, पर रास्ते में अंधेरा होने की वजह से हमारा एक्सीडेंट हो गया और ये रॉड पता नहीं कैसे मेरे भाई के अंदर घुस गया। मैं छोटा भाई हूँ और ये जख्मी भाई बड़ा है। इसका नाम जैक है। अब जैक की ऐसी हालत देखकर रोज़ उसकी मदद करने का फ़ौरन फैसला करती है। वो उसके भाई की मदद से जैक को एक जगह पर लेटाकर पहले उसका रॉड निकालती है, फिर उसमें उसके जख्म पर टाँके लगाती है। रोज़ कोई नर्स नहीं थी, पर फिर भी उसने टाँके इतनी सफाई से लगाए थे कि उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो ये काम सालों से करती आ रही है। खैर, थोड़ी देर के बाद रोज़ जैक के भाई को खाना देकर और उससे बातें करने लगी। कुछ सवाल पूछती है कि तुम लोग कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे और किस काम के सिलसिले में, जिसका जवाब वो देता है, लेकिन बहुत रुक रुक कर। और रोज़ को समझ आ जाती है कि ये मुझसे झूठ बोल रहा है, पर आगे वो उससे कोई बात करती, यहाँ जैक आ जाता है, जिसे होश आ गया था और अब वो काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था। वो रोज़ को कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, ऐसे मौके पर मेरा इलाज करके तुमने मेरी जान बचा ली। रोज़ का कहना था कि कोई बात नहीं, तुम बहुत जख्मी थे, तुम मुझसे देखा नहीं गया। वो जैक से कहती है कि तुम्हारे भाई को क्या बोलना नहीं आता। मैंने इससे ये सवाल किए तो ये बहुत अटक अटक कर रुक रुक कर बोल रहा था, जिस पर जैक कहता है कि वो क्या है, ये बहुत मासूम सा सीधा साधा है, जिसका दिमाग अभी तक बच्चों वाला है, तभी ये ऐसा है। और मैं भी इसके साथ ऐसी पेश आता हूँ जैसे ये छोटा बच्चा है। अब खाना खाने के बाद दोनों भाई आराम करने के लिए चले जाते हैं और उनकी बातों से हमें ये अंदाज़ा हो गया कि ये दोनों असल में चोर हैं। वो पैसे चुरा कर भागे थे कि तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। अब ऐसे उनकी गाड़ी वहाँ पर फंस गई तो ये पकड़े भी जा सकते थे, इसलिए गाड़ी को वहीं छोड़कर ये निकल आए। तो इनका पैसों से भरा बैग तो गाड़ी में ही रह गया था, जो उन्हें जल्द से जल्द लाना होगा। अब जैक चाहता था कि मैं उस गाड़ी के पास जाकर उस बैग को ले आऊं जहां एक्सीडेंट हुआ था। वो जगह काफ़ी दूर थी और इन्हें अब रोज़ की गाड़ी भी चाहिए थी। ये दोनों भाई प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक जैक का भाई कंट्रोल से बाहर हो गया, तब जैक उसे संभाल रहा था। रोज़ पूछती है क्या बात है, ऐसे क्यों कर रहा है। जैक जवाब देता है वो दरअसल इसकी पसंदीदा कॉपी तो गाड़ी में ही रह गई, उसे लाने की ये जिद कर रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो कॉपी ले ही आऊँ ताकि ये शांत हो जाए। मुझे आपकी गाड़ी लेकर अपनी गाड़ी तक जाना होगा। अब यहाँ रोज़ उसके भाई को समझाती है कि बेटा ऐसे जिद नहीं करते, तुम्हें कॉपी चाहिए ना, मिल जाएगी, थोड़ी सब्र रखो। जिस पर उसका भाई थोड़ा शांत हो गया, लेकिन फिर रोज़ को पता नहीं क्या हो गया था। वो कहती है कि मुझे भी इसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही, चलो इसे ला ही देते हैं वो कॉपी। जो कहकर अब रोज़ और जैक गाड़ी लेकर एक्सीडेंट वाली जगह पर जाने के लिए निकल गए। पर जाते जाते रोज़ मैसी को कहती है कि बेटा तुम घर पर अकेली हो, ओके, तो जैक के भाई से ज़्यादा बात मत करना। इस पर मैसी मान भी गई, कहती है मम्मा आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए, मैं पूरा ख्याल रखूंगी। जिसके बाद वो दोनों निकल गए। अब रास्ते में थे तो अपनी अपनी फैमिलीज़ के बारे में बात करने लगी। यहाँ रोज़ दुखी होते हुए बताती है कि मेरा एक बेटा था, पर एक गाड़ी से उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ जिस वजह से उसकी मौत हो गई।
मेरा बेटा मुझे बहुत प्यारा था, जिसे मैं आज भी बहुत याद करती हूँ। घर में मैसी को हम देखते हैं, जिसका जैक के भाई से बात करने का बहुत दिल कर रहा था, क्योंकि आज वो पहली बार किसी और से बात करने वाली थी। असल में रोज ने शुरू से ही उसे बहुत सख्ती के माहौल में पाला। कभी भी मैसी को उसने किसी से बात करने नहीं दिया। यही वजह थी कि आज तक उसने सिर्फ अपनी मॉम रोज से ही बात की। तो उसे देखकर मैसी का बहुत दिल चाह रहा था कि इससे बात करूं। वो फिर काफ़ी सोचने के बाद आखिर जैक के भाई के पास चली जाती है और उससे बातें करना शुरू कर देती है। उधर जैक और रोज एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच गए, जहां आते ही जैक पैसों वाला बैग लेता है और चुपके से वापस रोज की गाड़ी की तरफ निकल लिया। पर इस दौरान हम गाड़ी में किसी की लाश को देखते हैं, जिसके बारे में जैक को पता था, इसलिए वो वापस आकर लाश को छुपाने की कोशिश कर रहा था। पर रोज ने ये चीज़ देख ली थी, इसलिए जब ये दोनों गाड़ी में आकर बैठे तो इस बारे में रोज ने सवाल किए कि वो लाश किसकी है, किसे मारा है तुमने, ये सब क्या है। जिस पर जैक को गुस्सा आ गया। वो फौरन गन निकालकर रोज पर तान देता है, कहने लगा कि चुप करके बैठी रहो, ज़्यादा सवाल करने के मेरा दिमाग ना पकाओ। और क्योंकि गाड़ी वही चला रही थी, तो गन पॉइंट पर जैक उससे कहता है कि सामने जो पब्लिक टेलीफोन नज़र आ रहा है ना, वहाँ लेकर चलो। तो वो ऐसा ही करती है। वहाँ आने पर जैक अपने बॉस को कॉल करता है। बॉस अब पैसों वाले बैग और अपने बेटे के बारे में पूछता है। तो अब यहाँ हमें समझ आती है कि गाड़ी में जिसकी लाश थी वो असल में बॉस का बेटा था, पर उसकी तो मौत हो गई। और यहाँ जैक बॉस से झूठ बोल देता है कि आपका बेटा हमारे साथ ही है और बिल्कुल सही सलामत, और आप आ जाइए पैसों वाला बैग लेने के लिए। घर पर मैसी और जैक का भाई रेडियो सुन रहे थे। तभी खबर चल जाती है, जिसमें बताया जा रहा था कि 2 भाई चोरी करके फरार हो गए हैं, और ये 2 भाई और कोई नहीं बल्कि जैक और उसका भाई ही था। इसलिए वो गुस्से में रेडियो को तोड़ देता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। और तभी यहाँ जैक और रोज भी वापस आ गए, पर यहाँ रोज कुछ नहीं बताती, क्योंकि जैक ने उसे पहले ही मुंह बंद रखने को कह दिया था। अब थोड़ी देर में यहाँ एक पुलिस ऑफिसर आया, जो अब यहाँ असल में जैक और उसके भाई की ही तलाश में आया था। पर यहाँ भी रोज़ उनके बारे में छुपाती है और ऐसा दिखाती है जैसे उसकी फैमिली के अलावा घर पर और कोई हो ही ना। बाहर बारिश हो रही थी, तो पुलिस ऑफिसर उससे 1 कप कॉफ़ी मांगता है। वो कॉफ़ी बनाने चली गई। तब तक वो घर की तस्वीरों को चेक करने लगता है, जिससे ऑफिसर को अब यहाँ दूसरे केस की याद आ जाती है, जिसमें एक औरत अचानक ही गायब हो गई। पर उस औरत की फैमिली को कुछ नहीं हुआ, वो अभी भी जिंदा है। और हैरत वाली बात, वो फैमिली और कोई नहीं बल्कि रोज़ की फैमिली थी, यानी कि उसका हस्बैंड और बेटी मैसी। पर रोज़ फैमिली की वो औरत नहीं थी जो गायब हुई थी, जिससे ऑफिसर समझ जाता है कि रोज़ तो कोई और ही है जो इस फैमिली की औरत बनकर यहाँ रह रही है। इससे पहले वो कुछ करता, अचानक जैक बाहर निकलकर आ जाता है। वो ऑफिसर को शूट करने ही वाला था कि वो ठीक वक्त पर उसे पकड़कर रोक लेता है, और ऐसे दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। ऑफिसर उस पर भारी पड़ने लगा और दीवार के साथ उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। पर तभी यहाँ गन लेकर रोज आ गई, ऑफिसर को शूट करके मार देती है। इस बीच हमने नोटिस किया कि उसके हस्बैंड अब बेहतर हो रहे हैं, यानी कि वो बोलने की कोशिश कर रहे थे। पर ये चीज़ रोज ने देख ली थी। वो जल्दी से इंजेक्शन लेकर अपने हस्बैंड के पास आई और वो उन्हें लगा देती है, जिससे वो दोबारा बेहोश हो जाती हैं। अभी इस सब से हम समझ पाए कि रोज कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि उसकी ज़िंदगी के भी गहरे राज हैं, जो कि वो ऐसे हैं। अभी देखकर मैसी काफ़ी डर जाती है, जिसके बाद रोज़ आकर उसे गले से लगाकर और उसे शांत करती है। रोज़ फिर अपनी बातों में मैसी को उलझाकर उसे मना लेती है। अब ये दोनों माँ बेटी उस ऑफिसर की लाश को जंगल में ठिकाने लगाने जाती हैं। रोज़ ऑफिसर की लाश को वहाँ इस तरह रखती है ताकि सबको लगे कि किसी मुजरिम ने ऑफिसर को गोली चलाई और इसमें उनकी मौत हो गई। अब हम जैक और उसके भाई को बेसमेंट में देखते हैं। वो भागने के लिए घर से बाहर आ जाते हैं, पर जैक को याद आया, वो ओ शिट, मैं तो पैसों वाला बैग घर के अंदर ही भूल आया। जिस पर उसका भाई कहता है, छोड़ो भाई, रहने दो, भूल जाओ उन पैसों को। पर जैक कहता है कि नहीं, तुम इंतज़ार करो, मैं जाता हूँ और पैसे लेकर बस 2 मिनट में आया। अब जब वो खिड़की के जरिए घर के अंदर जाने लगा, तो अब की बार वो खुफिया कमरे में आ पहुँचता है, जहाँ पर उसे एक औरत बहुत ही बुरी हालत में बंधी हुई मिलती है। उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि उसका चेहरा भी अजीब सा हो गया था, और सबसे दर्दनाक बात, उसके हाथ पांव काट दिए गए थे। और अब यहाँ सारा राज खुलकर सामने आता है। जैक को पता चला कि ये औरत ही असल में घर की असली मालकिन है, और ये फैमिली यानी
हस्बैंड और बेटी मैसी भी इसी की है, यानी कि वो गायब नहीं हुई थी बल्कि उसे अगवा करके और इसी घर में कैद कर दिया था। असल में जैसा कि रोज़ ने बताया था कि मेरे बेटे की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, तो उसके बेटे की मौत इसी औरत की गाड़ी से हुई। लेकिन वो नॉर्मल एक्सीडेंट था, इसने जानबूझकर नहीं मारा था उसे पर रोज़ तो अपने बेटे की मौत से इतना पागल हो गई कि उसने बदला लेने का ठान लिया। उसने इस औरत की पूरी ही फैमिली को कैद कर लिया। इसलिए सबसे पहले उसने हस्बैंड को ऐसी दवाइयाँ दी कि जिससे उसका जिस्म पैरालाइज हो गया, जिससे वो चलने फिरने के क्या बोलने के काबिल भी नहीं रहा। उसका अपने जिस्म पर ही कंट्रोल खत्म हो गया। करे बात मैसी की, उस वक्त वो काफ़ी छोटी थी तो इन बातों को वो नहीं समझ सकती थी। अब रोज़ ने उसे भी अपनी बातों में उलझाकर और ये कह दिया कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, और तभी से ही वो रोज़ को अपनी मॉम समझने लगी। फिर रोज़ ने इस औरत यानी कि घर की असली मालकिन को यहाँ कैद करके उसके हाथ पांव काट दिए। पूरे घर में कैमरे लगा दिए ताकि ये औरत रिकॉर्डिंग से अपनी फैमिली को देख सके, और ये भी कि किस तरह अब उसकी फैमिली अब रोज़ की फैमिली बन गई है, जहाँ ये हंसी खुशी रहती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि रोज़ तो इतनी खतरनाक औरत बन गई थी कि वो चाकू छुरियों के हड्डियों के जो हैंडल थे वो उसने इसी औरत के बाजू और पैरों की हड्डियों से बनाए थे। अब ये सब देखकर जैक काफ़ी ज़्यादा जज्बाती और दुखी हो गया। उसे इस औरत पर तरस आ रहा था, इसलिए वो इसकी मदद करने का फैसला करता है। वो ये बात औरत से भी कहता है, जिस पर वो कहने लगी, नहीं बेटा तुम ऐसा करो, मुझे ख़त्म ही कर दो प्लीज़, मुझे इस दर्द से आज़ाद कर दो, मैं नहीं रह सकती। और वैसे भी अब मेरे ज़िंदा रहने का कोई मकसद भी नहीं बचा, और ना ही मैं उसके और जुल्म बर्दाश्त कर सकती हूँ। जिस पर जैक ना चाहते हुए भी उसकी बात मान लेता है और दिल पर पत्थर रखकर उसे ख़त्म कर देता है। इस वक्त दरअसल वो भी अपनी मॉम को याद कर रहा था। फिर वो पैसों वाला बैग भी लेता है और जैसे वहाँ से जाने लगा, यहाँ पर मैसी भी आ जाती है, जिसे जल्दी से जैक पकड़ लेता है और फ़ौरन दूसरे कमरे में ले गया, जहाँ वो उसे उसके असली मॉम के बारे में बताता है कि तुम्हारी असली माँ कोई और थी, ये रोज़ नहीं है। सबूत के तौर पर वो उसे उसकी माँ की तस्वीर भी दिखाता है, जो देखकर अब मैसी को भी यकीन हो गया। वो काफ़ी दुखी हो गई, कहती है कि हाँ, मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता था, क्योंकि माँ इतनी अजीब नहीं होती जितनी रोज़ है, अपने अलावा किसी और से बात ही नहीं करने दिया करती थी। तो अब यहाँ जैक ये फैसला करता है कि मैं अपने साथ साथ मैसी और इसके डैड की रोज़ से जान छुड़वाऊंगा। वो मैसी को कहता है कि तुम अपने डैड को लेकर गाड़ी में जाकर बैठ जाओ, बस अपने भाई को लेकर आ रहा हूँ। इसके बाद वो अपने भाई को ढूंढने लगा, पर उसे पता चला कि मेरा भाई तो यहाँ है ही नहीं, जिससे वो काफ़ी परेशान हो गया। उसका भाई तो असल में रोज़ के साथ था, क्योंकि इस सब के दौरान रोज़ उसे अपने साथ ले गई थी और उसके भोलेपन का फ़ायदा उठाकर वो उसे भी अपनी बातों में फंसाने लगी। ये कह देती है कि तुम मेरे बेटे जैसे हो और आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। अब यहाँ जैक का भाई, जिसे बचपन से ही माँ का प्यार नहीं मिला, आज उसे रोज़ के अंदर अपनी माँ नज़र आ रही थी। वो उसकी बातों में आ जाता है और ऐसा ही रोज़ के साथ वो उसमें अपने बेटे को देख पा रही थी। अब जैक वापस घर में आया अपने भाई को लेने के लिए, पर पहले ही रोज़ उस पर गोली चला देती है, जिससे वो काफ़ी जख्मी हो गया था। ठीक इसी वक्त मैसी यहाँ पर आई और उसे सहारा देकर बाहर ले जाती है कि तभी यहाँ उनका बॉस भी आ गया, जो जैक से पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और मेरा बेटा और पैसे कहाँ हैं। वो अब यहाँ जैक रोज़ को फंसाने के लिए अपने बॉस को ये कह देता है कि इस औरत के पास ही आपका बेटा भी है और पैसे भी। बॉस को पता था कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने आते हुए इनकी गाड़ी देख ली थी, जहाँ उसके अंदर उसके बेटे की लाश थी। इसलिए वो यहाँ जैक पर बरसता है, उसे काफ़ी मारता भी है। कहने लगा कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की मौत हो गई है और अब देखना, मैं तुम्हारे भाई को भी नहीं छोड़ूंगा, उसे भी मरना होगा। अब बॉस जैक को पकड़कर आगे बढ़ा, जहाँ सामने से रोज़ आ रही थी। बॉस उस पर गन तान देता है, कहता है कि जैक के भाई को मेरे हवाले कर दो। अब रोज़ उसे अपना बेटा समझ रही थी, वो भी उस पर गन तान देती है और उसे जैक का भाई देने से मना कर देती है। अब इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, रोज़ उस पर शूट करके और उसकी जान ही ले लेती है। अब यहाँ बॉस का साथी भी उसके साथ आया था, जो गन उठाकर रोज़ के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वो शूट करने ही वाला था कि तभी पीछे से जैक का भाई आकर वो उसके साथी पर ही चाकू से वार कर देता है, जिससे उसकी तो मौत हो गई थी। पर यहाँ हमने देखा, अब वो भी रोज़ को अपनी माँ समझ रहा था और ये दोनों ही माँ बेटे का रिश्ता निभा रहे थे। मैसी अपने डैड को लेकर यहाँ से निकल जाती है और जैक भी यहीं छूट गया, वो उसे लेकर नहीं गई। अब हम कुछ दिन के बाद का वक्त देखते हैं, जहाँ पर मैसी अपने डैड का इलाज करवा रही थी और वो भी अब ठीक हो रहे थे। पुलिस भी अब रोज़ की तलाश कर रही है।
क्योंकि पुलिस को उसकी सच्चाई पता चल गई है कि वो एक खतरनाक औरत है। उसने इतने सारे लोगों के साथ उनके एक ऑफिसर को भी ख़त्म कर दिया था। और अब हमें रोज़ दिखाई जाती है जो जैक के भाई के साथ सबसे दूर रह रही थी, और वो उसकी वैसी देखभाल कर रही थी जैसे एक मॉम करती है, और वो भी उसके साथ हंसी खुशी रह रहा था। उसने अपने भाई जैक को भी भुला दिया था। पर अब हम बहुत ही दर्दनाक सीन देखते हैं। जब रोज़ कैमरे की तरफ देखती है तो उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी, यानी कि उसने यहाँ भी कैमरा लगाए हुए थे, और इस बार कैमरा के उस तरफ और कोई नहीं बल्कि जैक था, जिसके साथ भी रोज़ ने वैसा ही किया था जैसा मैसी की असली मॉम के साथ किया। यानी कि जैक के हाथ पाँव भी काट कर उसे एक जगह पर बैठा दिया था। वो भी बस कैमरा के ज़रिए अपने भाई को देख सकता था, और अब उसकी ज़िंदगी भी किसी जुल्म से कम नहीं रह गई थी। रोज़ उसे भी ये दिखाना चाहती थी कि अब तुम्हारा भाई मेरा हो गया है, यानी कि मेरा बेटा बन गया है। यहाँ जैक काफ़ी दुखी हो गया, क्योंकि उसे अफसोस था कि शायद मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिल रही है, जो आज मैं इस हालत में हूँ। वो भी अपने लिए मौत मांग रहा था, और उसके दर्द को दिखाते हुए ये फिल्म इधर ही ख़त्म हो जाती है।